अच्छा जी एस्पायरेंट्स, तो आज हम देखते हैं कि जो इस्लामिक स्टडीज का पेपर है उसमें आपने क्या टैक्टिक्स फॉलो करनी है, किस तरीके से आपने जो है चीज़ों को लेकर चलना है मामलात को, कि आपके जो मार्क्स हैं वो मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, क्योंकि जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा नीड है इस चीज़ की, क्योंकि मोस्टली जो कंपटीशन होता है वो पंजाब में बाकी जो प्रोविंसेस हैं उनकी निस्बत ज़्यादा हुआ करता है। तो हम आज देखते हैं कुछ ऐसी टैक्टिक्स जो कि सपोर्ट करें आपके पेपर को, कि आपने पेपर बेसिकली जो आप लिखें उसके मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज है, अच्छा ये जो जितनी भी एक्सट्रैक्ट्स है ना, मैंने आपको बताया था कि जब मैं अकेडमी गया था, हम अकेडमी जाते थे, तो हम डिफरेंट अकेडमीज, क्योंकि हमने जो है वो उसमें एनरोल करवाया हुआ था और हमने डिफरेंट अकेडमीज में स्टडी की, तो जो एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके देखा हमने, मैंने बेसिकली जो कंपैरेटिव एनालिसिस किया, जो जो टीचर्स टीचर्स ने बताया था, ठीक है, जो एक्सपीरियंस टीचर्स ने बताया था, उसी के जो मेन एक्सट्रैक्ट्स है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि अब मैं क्योंकि खुद एक एस्पायरेंट हूँ, अभी तक हमने अटेम्प्ट नहीं दी, तो आप इस चीज को बिल्कुल भी जो है ना नॉन सीरियस मैनर में ना लीजिएगा कि इन्होंने तो अभी तक खुद अटेम्प्ट नहीं दी हुई, तो ये हमें कैसे बता सकते हैं कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। वो चीजें आपने वहां जाकर सीखनी है, वही सेम चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने इसको बिल्कुल जो है ना लाइट मैनर में नहीं लेना। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो पेपर है आपको पता है उसकी डिवीजन का, कि यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8, और 20 नंबर के आपके जो है वो ऑब्जेक्टिव हुआ करेगी। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं अपने सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। ऑब्जेक्टिव का जो तरीका था वो आपको बता मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। जो एक्सट्रैक्ट्स हमने बनाए थे, पार्ट 1 भी और पार्ट 2 भी आप सबके साथ शेयर कर दिया गया था। अगर किसी के पास नहीं है तो मैं आज दोबारा ग्रुप में शेयर कर दूंगा वो दोनों पार्ट्स। चाहे आप स्क्रीनिंग के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, चाहे आप जो है वो मेन रिटर्न की तैयारी कर रहे होंगे स्क्रीनिंग के बाद, ठीक है, चाहे वो अभी है या चाहे वो 23 या 24 है या कोई भी आपकी अटेम्प्ट होगी। ठीक है, आपने अगर वो एक्सट्रैक्ट्स दोनों तैयार कर लिए और आपने और कुछ भी तैयार नहीं किया, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यू विल गेट अबव 90% मार्क्स फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव सेक्शन। इस चीज की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने वो सारे के सारे एमसीक्यू प्रिपेयर कर लिए हैं जो मैंने आपके साथ एक्सट्रैक्ट शेयर किए थे, हमारी टीम ने बनाए थे, वो अगर आपने तैयार कर लिया तो यू विल गेट अबव 90% मार्क्स। मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। ऑब्जेक्टिव पोर्शन कवर हो चुका, हम चलते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ। थैंक यू। अच्छा जी, अच्छा, जब आप अब आपको पता चल चुका है कि आपने अटेम्प्ट करने होंगे टोटल 4 क्वेश्चंस, ठीक है, 4 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। अब कोई भी क्वेश्चन है ना, आपने उसके फोकस करना है उसके कीवर्ड्स पे, कि एग्जामिनर बेसिकली आपसे पूछना क्या चाह रहा है। सबसे पहला स्टेप ही यही होना चाहिए आपका, जब आप क्वेश्चन एग्जाम में बैठे, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, आपका जो जब आपके हाथ में पेपर आए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू इज टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द क्वेश्चन, कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है क्वेश्चन की, दैट जक़ात कैन सॉल्व द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ टुडेज इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान और नॉट। क्या है, जक़ात जो है वो हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस जो है उसको सॉल्व करने के लिए इनफ है या नहीं है। अब आपने क्या किया, आप जल्दी में थे, आपने जक़ात को पढ़ा, ठीक है, और जक़ात के ऊपर आपने लिखना शुरू कर दिया, जक़ात है क्या, फर्ज कब हुई, ठीक है, उसके बाद आपने मसारिफ लिखे, मसारिफ की डिटेल लिखना शुरू कर दिया आपने, ठीक है, फिर जक़ात का आपने जो है हजरत अबू बकर के दौर में जक़ात, हजरत उमर के दौर में जक़ात, ये सब आपने लिख दिया। ठीक है, आपने क्वेश्चन एंड कर दिया और आपने बहुत जबरदस्त लिखा, सारा का सारा मटेरियल आपने बहुत ही अच्छा लिखा उसके अंदर। एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि आपने जो लिखा वो तो उसने पूछा ही नहीं है। उसने पूछा है कि क्या जो है जक़ात जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस को हल कर सकती है या नहीं, उसका डिमांड ये चीज थी। लेकिन आप जक़ात लिखा है, आप उसके अंदर कुरानिक वर्सेस, हदीस, रेफरेंसेस जो भी आप लिख कर आए हैं वो सब का सब फजूल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो चीज वो डिमांड कर रहा है उस चीज को आंसर नहीं किया। तो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज अंडरस्टैंडिंग द थीम ऑफ द क्वेश्चन, दैट व्हाट एग्जामिनर इज एक्चुअली डिमांडिंग फ्रॉम यू। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेसिकली वो पूछना आपसे ये चाह रहा है, या जो भी क्वेश्चन होगा, कि इकोनॉमिक क्राइसिस को हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं जक़ात के साथ। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक मैं, ठीक है, कि आपने किस तरीके से पिक करना है। तो आपने फोकस करना है कीवर्ड्स पे, कि वो असल में पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, फर्स्ट जो स्टेप आपका वो क्लियर होगा कि आपने क्वेश्चन को समझ लिया कि एग्जामिनर बेसिकली मुझसे पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। अब आपने उस चीज को उतारना है पेपर पर। 1 मिनट दीजिएगा मुझे।
ओके, अब आपने उस चीज को आपने सॉल्व करना है, जो आपने क्वेश्चन समझ चुके थे आप अभी तक। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट शुरू नहीं कर देना कि ज़कात ये कर सकती है, ज़कात वो कर सकती है। ठीक है, अब जो चीज आप पहले सीख चुके हैं, आपके बैकग्राउंड नॉलेज है आपके पास ज़कात के बारे में कि दैट व्हाट इज ज़कात, इसके मसारिफ क्या क्या हैं, एक शॉर्ट से आप कह सकते हैं कंसाइज मैनर में आपने एक इंट्रोडक्शन लिखना है ज़कात का। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल देता हूँ हज के बारे में, दैट हाउ हज इज इकोनॉमिकली सो इम्पोर्टेंट फॉर सऊदी अरेबिया। इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो आपने पहले डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ हज नहीं लिखना शुरू कर देना फॉर सऊदी अरेबिया, बल्कि आपने स्टार्ट क्या करना है, आपने उसके बैकग्राउंड से स्टार्ट करना है कि वो कब जो है वो फर्ज हुआ, हज है क्या बेसिकली। ठीक है, एक दो हदीसें जमा करके आपने, हदीसें कैसे लिखनी है वो मैं आपको नेक्स्ट में बता देता। ठीक है, इस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन बनेगा। इंट्रोडक्शन आपने बनाना है बैकग्राउंड नॉलेज के साथ, स्पोर्टिव आइडियाज के साथ। ठीक है, और एक कंसाइज मैनर में। ये नहीं होना चाहिए कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो जा रहा है 2 सफ़ों पे या 1.5 सफ़े पे जा रहा है, बल्कि एक कंसाइज मैनर में 2 पैराग्राफ के अंदर आपने इंट्रोडक्शन इसका कंप्लीट कर देना है। ठीक है, जो भी आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं बॉडी पे। बॉडी में आपने वो तमाम सपोर्टिव चीजें लिखनी है, तमाम सपोर्टिव चीजें जो कि एग्जामिनर की डिमांड को प्रेफरेंस दे रही होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर जो आपका एग्जामिनर है उसने ज़कात के बारे में पूछा है कि ज़कात जो है वो इकोनॉमिकली कैसे फायदेमंद है। ठीक है, आप उन सब चीजों को लिखेंगे। आपने उसकी जो हदीस उसके मतलब उसको प्रेफरेंस देने के लिए अहादीस कोट करनी है, कुरानिक वर्सेस कोट करनी है। ठीक है, उसके अलावा आपने जो नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उन सबको कोट करना है। अब बॉडी को मैं थोड़ा सा कंसाइज वे में एक और स्लाइड में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि बॉडी में आपने लिखना क्या क्या है। इंट्रोडक्शन की आपको समझ आ चुकी होगी कि क्या क्या लिखना है इंट्रोडक्शन में। अब हम चलते हैं बॉडी की तरफ कि बॉडी में आपने करना क्या क्या है। एक तो याद रखें कि कभी भी जो है वो एक पूरा पैराग्राफ की जो लेंथ है ना, वो आपने जो है वो कंटिन्यूअस नहीं रखनी, पैराग्राफ को ब्रेक करते जाना। मीन्स आप हेडिंग का यूज करते हुए पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ 8 से 10 लाइन के बना के या 7 से 8 लाइनों के बना के आपने लिखना है। ये नहीं करना कि एक ही पैराग्राफ चल रहा है कंटिन्यूअस मैनर में आप उसमें सब कुछ लिखते जा रहे हैं। इस तरह क्या होगा कि एग्जामिनर जो है वो उसके लिए एक फर्स्ट क्रिएट हो जाएगा और वो समझ नहीं पाएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। जितना आप फैसिलिटेट करेंगे एग्जामिनर को, उतना ज्यादा जो है वो आपको फैसिलिटेट करेगा इन रिटर्न। ठीक है, तो एक तो ये कि आपके जो हेडिंग्स हैं वो मैक्सिमम होनी चाहिए, मैक्सिमाइज करें अपनी हेडिंग्स को। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम रेफरेंस, कम से कम 4 तक रेफरेंस जो है वो आपने कोट करने हैं, लाजमी कोट करने हैं। और इस चीज को याद रखिएगा, आप जो है खुलफाए राशिदीन के जो है इंसिडेंट्स कोट कर लें, आप जो है नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स के बारे में बता दें कि उनके ख्याल में इस्लाम कितना अजीम है। आप इस्लामिया के पेपर में अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सकते जबकि आप जो इस्लाम कुरान ने दिया, जो हदीसों से हमें मिला है, जो सुन्नत ने हमें बताया, आज के दौर में सुन्नत ही है ना, हदीस जो है वो बेसिकली सुन्नत का को एक्सट्रैक्ट करने का जरिया क्या है आज के दौर में, वो हदीसें ही हैं। तो जब तक आप हदीस को कोट नहीं करेंगे, जब तक आप कुरानिक वर्सेस को कोट नहीं करेंगे, तो भूल जाएं कि आप जितना भी अच्छा लिख के आए हैं, जिसके भी स्कॉलर्स के रेफरेंस दे के आए हैं, एग्जामिनर की नजर में वो मैटर नहीं करते। ठीक है, अच्छा, अब कुरानिक और अहादीस के जो रेफरेंसेस होते हैं उसको जब हम कोट करते हैं तो हमारे लिए एक और मुश्किल खड़ी हो जाती है। दैट इज कि हमें उसका नंबर याद नहीं रहता है, दैट व्हाट वाज द नंबर ऑफ दिस कुरानिक वर्स, व्हाट वाज द नंबर ऑफ दिस अहादीस, और इसका जो बुक है वो कौन सी है हदीस की, जैसे आप साहिह सित्ता में से लेंगे। तो याद रखें उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली उसके एंड पे लिख दें एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कुरान, जैसे हम उर्दू के या जो उर्दू में देंगे, जो ऑप्ट किया जिन्होंने उर्दू में, वो लिख दें सिंपली नीचे अल कुरान। ठीक है, सिंपली आपने, लेकिन ये लाजमी लिखना है कि ये हदीस है या ये कुरानिक वर्स है, इस चीज को आपने लाजमी कोट करना है। एक सेकंड में क्वेश्चन ले, हाँ जी, अल कुरान। ठीक है, इस चीज को लाजमी आपने कोट करना है। अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि एक तो आपने मैक्सिमम हेडिंग्स देनी है, दूसरा मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम रेफरेंस जितने आप दे सकते हैं, करेक्ट रेफरेंसेस। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाती है कंपटीशन क्रिएट करने वाली एक चीज कुरानिक रेफरेंसेस में, दैट इज अरेबिक टेक्स्ट। अब देखें, सीएसएस एक, आप यूं समझें कि ऐसा तो नहीं है कि ये आपका कोई डिग्री का इम्तिहान है, या फिर ये ऐसा है कि जिसमें आपने खाना पूरी करनी है। आप उसके अंदर बैठ रहे हैं
तो यकीनन आपको जो है कंपटीशन जो है वो क्रिएट करना है। बाकी सूबों जो बाकी प्रोविंसेस के एस्पायरेंट्स हैं उनको इसलिए कंपटीशन क्रिएट करना है ताकि उनका जो डिजायर्ड ग्रुप है उसके अंदर उनकी एलोकेशन हो सके। ठीक है, जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उनको तो अपनी जो है एग्जिस्टेंस के लिए भी कंपटीशन क्रिएट करना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन पंजाब में बहुत ज्यादा होता है, तो आपको अपनी एग्जिस्टेंस के लिए भी कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं। तो अरेबिक टेक्स्ट आप जब लिखेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि आपका जो पेपर है वो एक आप कह सकते हैं कि मोर प्रेजेंटेबल होगा। तो इसमें एक चीज आती है कि स्टूडेंट्स ये रहते हैं कि भाई हमसे जो है ना अरेबिक टेक्स्ट, ये कोई लाजिम और मलजूम चीज नहीं है, इसको भी मैं बता दूं। आप अपने सोने पे सुहागे वाली चीज कर रहे हैं अपने पेपर के साथ। ठीक है, ये लाजिम मलजूम नहीं है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स मोस्टली ये कह रहे होते हैं कि भाई ये जो अरेबिक टेक्स्ट है इसमें हमसे गलती हो सकती है, एराब लगाने में गलती हो सकती है, या लिखने में गलती हो सकती है। तो जहां तक एराब का ताल्लुक है ना, तो एराब लगान आप ना लगाएं। एग्जामिनर जो होता है वो इस काबिल होता है कि अराब के बगैर आपके जो अरेबिक टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है उसको पढ़ सके। ठीक है, वो इस काबिल होता है जब वो आपके पेपर चेक कर रहा होता है कि वो अरेबिक टेक्स्ट को इजीली पढ़ सकता है विदाउट एराब। तो आपने एराब नहीं लगाने। ठीक है, और दूसरा इसका टाइम मैनेजमेंट का भी इशू बन जाएगा कि अगर आप एराब लगाना शुरू कर देंगे तो काफी देर हो जाएगी, आपको मच टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। दूसरा ये कि अरेबिक टेक्स्ट को लिखते हुए आपने जो चीज ख्याल रखनी है कि आप गलती ना करें। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि गलती हो जाती है, तो एग्जाम नाम ही इस चीज का है कि आप इस कदर प्रिपेयर होकर बैठें कि आपकी गलती ना हो। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप गलती से बचने के लिए जो है कॉलेज में भी मना किया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो अब देखें कि जब आप गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर ही नहीं है। तो इसका सबसे बेहतर तरीका क्या है? बेहतर तरीका है प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर परफेक्ट यू विल गेट योर रिजल्ट्स। अच्छा जी, तो अरेबिक टेक्स्ट का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद चलते हैं हम प्रेजेंटेशन की तरफ। प्रेजेंटेबल आपका पेपर जो है वो अच्छे तरीके से इस काबिल हो कि एग्जामिनर जो है उसको पढ़ सक रहा हो, और उसके जो जितनी आप उसकी आंखों को रोशनी देंगे उतना ज्यादा जो है वो आपको मार्क्स देगा। ठीक है, अब उतना ज्यादा वो आपके फ्यूचर को रोशनी देगा। तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, रंग बिरंगे मार्कर यूज नहीं करने, ब्लू और ब्लैक जो मार्कर और बॉल पॉइंट्स हैं वो इनफ होंगी आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को जो है एनहांस करने के लिए। उसके बाद चलते हैं हम हिस्टोरिकल रेफरेंसेस की तरफ। कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि कुरान और हदीस से मैंने इसके रेफरेंसेस अच्छे खासे कोट कर दिए हैं, उसके बाद आप चलें हिस्टोरिकल रेफरेंसेस की तरफ। आप खुलफाए राशिदीन के दौर में जितने भी अपने आइडिया को सपोर्टिव खुलफा राशिदीन के दौर के जो अहम वाकयात हैं उनको आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये कि ये आपको आपके पेपर को ज्यादा जो है वो एनहांस करेगा, दूसरा आपके आइडिया को भी सपोर्ट करेगा कि खुलफा राशिदीन के दौर में अगर ये चीज हुई है तो जो है वो इस हम उसी सिमिलर जो है पैटर्न को अडॉप्ट करके आज के दौर में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जितने भी वाकयात हुए उसको आप कोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स की तरफ। अगर आप ये देखते हैं, इस चीज को आपने आखिर पर रखना है, एक क्रोनोलॉजिकल मेथड में चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट रेफरेंसेस फ्रॉम कुरान, यू हैव टू पुट रेफरेंसेस फ्रॉम जो है सुन्ना मतलब हदीस। उसके बाद यू हैव टू पुट रेफरेंसेस फ्रॉम कोट रेफरेंसेस फ्रॉम खुलफाए राशिदीन। उसके बाद जो है आप चलेंगे, अगर आपको लगता है, फिर आप जो है वो मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम जो स्कॉलर्स हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि एक नशास्त सानिया के दौर में जो शुरुआत हुई, फिर आप उसको जो है वो कोट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है वो बॉडी में अपने जो मटेरियल है उसको पुट करना है इस मैनर में। ठीक है, कि आपने कुरान और हदीस को अपनी प्रेफरेंस देनी है कि अगर जो है मेरे पास कुछ भी ना हो लेकिन कुरान और हदीस से रेफरेंसेस जरूर मौजूद हों। उसके बाद आपने जो चीज जो है उसको प्रेफरेंस देनी है, दैट इज खुलफा राशिदीन के दौर में जो है वाकयात हुए। ठीक है, उसके बाद आपने प्रेफरेंस देनी है जो नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स और मुस्लिम स्कॉलर्स जो हैं उनके जो कोट्स हैं और उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है आइडियोलॉजी इस्लाम के बारे में, उसको अपनी बॉडी में कोट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके पास जो है वो कुरान और हदीस से रेफरेंस ना हो और आपके पास जो है एक नॉन मुस्लिम स्कॉलर का रेफरेंस मौजूद हो दैट वाज ऑथेंटिक, तो फिर भी आप जो है उसको कोट करके उतने मार्क्स गेन नहीं कर सकते जितना एक बच्चा कुरान और हदीस को कोट करके लेगा। क्योंकि इस्लामियात में, अपनी इस्लामियात के जो हमारे माखज हैं मेन कुरान और हदीस, उसको जितना कोट करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। बाकी जो चीजें हैं वो सोने पे सुहागे की। एंड द लास्ट थिंग इज कंक्लूजन, कि आपने कंक्लूजन करना है, एक रिजल्ट निकालना है। आपने सारे स्पोर्टिव आइडियाज दिए कि नहीं,
आपको आपको समझ में आया कि नहीं भाई, ज़कात जो है वो इस चीज के लिए इस के लिए इनफ नहीं है कि वो इकोनॉमिक क्राइसिस जो है उसको दूर कर सके। आपने पूरी बॉडी उस पर डिवेलप की, अपनी जितना भी बॉडी में आपने रेफरेंसेस डिवेलप किए सब कुछ। हालांकि ऐसा होगा नहीं कि आप वहाँ पेपर में इस तरीके से लिखें, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो कंक्लूजन में आपने उसी बॉडी का रिजल्ट निकाल देना है कि हंस ये चीज हो सकती है अगर हम इस चीज को फॉलो करें। ठीक है, तो अपना जो क्वेश्चन है वो आपने इस तरीके से हल करना है। हाँ, पोइट्री जो है वो कोट कर सकते हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि उसको नियर टू नील रखें, बहुत ज्यादा कम। एक पूरा शेर भी यूज ना करें, एक आप कह दें कि एक मिसरा कोट कर लें मैक्सिमम। वो भी अगर आप इंट्रोडक्शन के स्टार्ट में एक जो है ना आप देना चाहते हैं एक अच्छा सा टच, उसके अलावा ना कीजिएगा। ठीक है, कंक्लूजन हमने देख लिया कि कंक्लूड कंक्लूड कैसे करना है। अब इस चीज को याद रखें कि इसी पैटर्न के थ्रू आपको चलना होगा पेपर में, क्योंकि एक एग्जांपल हमारे सर दिया करते थे बहुत ही अच्छी, बर्गर वाली एक एग्जांपल दिया करते थे। ठीक है, बर्गर के ऊपर बन, नीचे भी बन है, ठीक है, दरमियान में पैटी मौजूद है, दरमियान में सैलड मौजूद है, दरमियान में जो है वो सॉसेस मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसकी पैटी भी मौजूद रहे, सैलड के स्लाइसेस भी मौजूद रहे, सब कुछ मौजूद रहे, अगर बंस को निकाल दिया जाए ऊपर नीचे से, तो वो इस काबिल नहीं होगा उसको बर्गर कहा जा सकता। ठीक है, तो आपके पेपर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो आंसर है, अगर आप उसके अंदर से इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को निकाल के बॉडी में आपने सब कुछ कोट कर भी दिया, पुट कर भी दिया, तो आपका जो आंसर है वो इस काबिल नहीं होगा कि उसको आंसर कहा जा सके। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को लाजमी आपने जो है वो कंसीडर करना है। आउटलाइन आप अपनी रफ में लिख सकते हैं, बेटर होगा। हाँ, अच्छा आइडिया दिया नीला ने, अलीना ने, कि आप जो है आउटलाइन बना लें, सबसे बेहतर तो यही है। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कि उसको जो है आउटलाइन ऊपर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ऊपर लिखें कि ये मेरी आउटलाइन है, ऐसा नहीं करना। अपने रफ वर्क के लिए जरूर बनाए आउटलाइन, वो आपको सपोर्ट करेगी थ्रू आउट द आंसर, थ्रू आउट द पेपर, बल्कि अगर मैं कहूँ तो अपने लिए बनाए रफ वर्क में, लेकिन पेपर में नहीं लिखनी है अपने। ओके, ठीक है, तो ये हमारा मेथड था। एक बार जो है वो द्रूद पाक पढ़ ले और उसके बाद जो है पूछें जो भी आपके क्वेश्चन है वो मैं आंसर करता हूँ।